नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र में विधिक अधिकार से संबंधित विभिन्न सिद्धांत जो विधि शास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं उनके बारे में। विधि शास्त्रियों ने विधिक अधिकार से संबंधित कई सिद्धांत अपनी अपनी धारणाओं और मान्यताओं के अनुसार दिए हैं। थ्योरीज ऑफ लीगल राइट्स। आज हम बात करेंगे पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार, दूसरा सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार और तीसरा सर्वबंधी तथा व्यक्तिबंधी अधिकार, इन तीनों के बारे में। पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। पूर्ण अधिकार उसे कहते हैं जिसमें हस्तक्षेप या उल्लंघन होने पर न्यायालय में सफलतापूर्वक वाद संस्थित किया जा सकता है, जबकि अपूर्ण अधिकार वह होता है जिसे विधि के अंतर्गत मान्यता तो प्राप्त होती है परंतु विधि द्वारा उसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण अधिकार विधि द्वारा मान्य और प्रवर्तनीय होता है, किंतु अपूर्ण अधिकार विधि द्वारा केवल मान्य होता है परंतु प्रवर्तनीय नहीं होता। इसे आसान शब्दों में समझें। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्राप्त है जिसका उल्लंघन होने पर वह न्यायालय में वाद दायर कर सकता है और न्यायालय द्वारा उस अधिकार को लागू करवा सकता है, प्रवर्तन करवा सकता है उस अधिकार का, तो वह पूर्ण अधिकार परफेक्ट राइट कहलाएगा। और यदि वो अधिकार केवल कानून द्वारा मान्य है लेकिन उसे न्यायालय में वाद द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता तो उसे अपूर्ण अधिकार यानी इम्परफेक्ट राइट कहेंगे। अपूर्ण अधिकार का एक उदाहरण परिसीमा अधिनियम 1963 द्वारा अवधि बाधित ऋण, यह अपूर्ण अधिकार यानी इम्परफेक्ट राइट्स का सर्वोत्तम उदाहरण है। अवधि बाधित ऋण ये होता है कि किसी ऋण को चुकाने की जो समय सीमा होती है वो बीत जाने पर उस ऋण को अवधि बाधित ऋण, टाइम बार्ड ऋण कहा जाता है। इसमें ऋण समाप्त नहीं होता परंतु परिसीमा यानी समय सीमा बीत जाने पर उसकी वसूली के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। अतः अवधि बीत जाने पर अधिकार का लोप नहीं होता बल्कि उसके लिए उपचार का लोप हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि अपूर्ण अधिकार अप्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा उन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता, तो फिर उनको विधि द्वारा मान्यता क्यों दी गई है। इस संबंध में सामंत ने कुछ कारण बताए हैं। पहला कारण सामंत के अनुसार है, अपूर्ण अधिकार अनियोज्य यानी एक्शनेबल ना होते हुए भी प्रतिरक्षण के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी अपूर्ण अधिकार उसके लिए दी गई किसी भी प्रतिभूति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। और तीसरा, कभी कभी अपूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार में परिवर्तित हो जाता है, जैसे परिसीमा बाधित ऋण की वसूली के लिए न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता और यह एक अपूर्ण अधिकार है, परंतु अभिस्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट कि हाँ यह ऋण मैंने लिया था, या फिर आंशिक संदाय यानी पार्ट पेमेंट, कुछ संदाय उस परिसीमा के अंतर्गत उस समय सीमा में करने पर वह वसूली योग्य हो जाता है। सामंत के अनुसार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है वो अपूर्ण अधिकारों की श्रेणी में रखे जाने योग्य हैं, क्योंकि न्यायालय द्वारा राज्य के विरुद्ध निर्णीत किए जाने के बाद भी उनका प्रवर्तन राज्य के हाथों में ही रहता है। परंतु यह धारणा विधिक सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होती है। गैर प्रभुता शक्ति यानी राज्य में जो सर्वोच्च प्रभुता संपन्न शक्ति होती है उसके अतिरिक्त
अगर किसी अधिकार के अंतर्गत राज्य द्वारा किया गया कोई कार्य, संविदा या अपकृत्य के लिए राज्य ठीक उसी प्रकार दायित्वाधीन होता है जिस प्रकार की अन्य निजी पक्षकार। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में अपूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि कोई बंध पत्र यानी बॉन्ड अधोस्टाम्पित अंडर स्टैम्प्ड है, यानी उस पर जो निर्धारित मात्रा में स्टैम्प लगाने चाहिए थे वो नहीं लगे हुए हैं, तो उससे जो अधिकार उत्पन्न होगा वह अपूर्ण अधिकार होगा, जो विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय नहीं होगा। परंतु यदि इसके लिए जो शास्ति या अर्थदंड यानी पेनल्टी जो निर्धारित है उसका भुगतान कर दिया जाए तो वह पूर्ण अधिकार में परिवर्तित होकर प्रवर्तनीय हो जाएगा। अब दूसरा वर्गीकरण विधिशास्त्रियों के अनुसार है सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। सकारात्मक अधिकार सकारात्मक कर्तव्य पॉजिटिव ड्यूटी के समरूप होता है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसके ऊपर कर्तव्य आरोपित है अधिकार के धारणकर्ता के लिए, अधिकार के स्वामी के लिए कोई कार्य करने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार नकारात्मक अधिकार नकारात्मक कर्तव्य के समरूप होता है, यानी इसमें कर्तव्य से आबद्ध व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए यानी अधिकार के धारणकर्ता या स्वामी के विरुद्ध ऐसे कार्य करने से प्रतिविरत रहेगा, यानी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अधिकार के धारणकर्ता या अधिकार के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। सकारात्मक अधिकार निश्चित रूप से लाभ के लिए होता है, जबकि नकारात्मक अधिकार हानि न होने देने के लिए होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को जो कुछ पहले से ही प्राप्त है उससे कुछ अधिक प्राप्त करने का अधिकार सकारात्मक अधिकार कहलाता है। जैसे जो लेनदार है उसका ऋणी व्यक्ति से ऋण की राशि, ऋण की संपत्ति वसूल करने का अधिकार सकारात्मक अधिकार है, तथा ब्याज वसूल करने का अधिकार भी सकारात्मक अधिकार है। इसके विपरीत किसी व्यक्ति को जो कुछ पहले से ही प्राप्त है उसको यथा स्थिति बनाए रहने देने का अधिकार नकारात्मक होगा। जैसे किसी व्यक्ति की जेब में रखा हुआ कोई धन रखा है किसी व्यक्ति की जेब में, तो उसका यह अधिकार है कि कोई अन्य व्यक्ति अकारण ही उससे यह धन छीन ना ले। यह अधिकार नकारात्मक अधिकार कहलाता है। तीसरा वर्गीकरण सर्वबंधी अधिकार तथा व्यक्तिबंधी अधिकार, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। सर्वबंधी अधिकार यानी राइट्स इन रेम और व्यक्तिबंधी अधिकार यानी राइट इन पर्सोनम, इसकी संकल्पना रोमन विधि से ली गई है। सर्वबंधी और अधिकार तथा व्यक्तिबंधी अधिकार में जो भेद है वो सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों में विभेद से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लगभग सभी सर्वबंधी अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, जबकि अधिकांशतः व्यक्तियों के अधिकार व्यक्तिबंधी जो अधिकार होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। सर्वबंधी अधिकार राइट्स इन रेम सामान्य व्यक्तियों पर अधिरोपित किए जाते हैं, यानी सर्वबंधी अधिकार समस्त विश्व के विरुद्ध, समस्त संसार के जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध प्रयोज्य होते हैं, जबकि व्यक्तिबंधी अधिकार केवल विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध ही प्रयोज्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपने घर में रहने का, अपने निवास स्थान में रहने का अधिकार सर्वबंधी अधिकार है, क्योंकि समस्त व्यक्तियों का, संसार के समस्त लोगों का यह कर्तव्य है कि वे किसी व्यक्ति के इस अधिकार में हस्तक्षेप ना करें। तो यह अधिकार सर्वबंधी अधिकार कहलाएगा, क्योंकि यह समस्त व्यक्तियों के, समस्त संसार के व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोज्य है। जबकि लेनदार का
ऋणी से ऋण राशि प्राप्त करने का अधिकार व्यक्तिबंदी राइट इन पर्सोनम है, क्योंकि ये उस विशिष्ट व्यक्ति तक ही सीमित है। सरबंदी तथा व्यक्तिबंदी अधिकार में विभेद को एक उदाहरण द्वारा और अधिक स्पष्ट करते हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी भूखंड को खरीदने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर करता है, तो जैसे ही वो करार पर हस्ताक्षर करता है, उस भूखंड पर उस क्रय करने वाले व्यक्ति को, यानी जो खरीदार है, उसे विक्रेता के विरुद्ध या बेचने वाले व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिबंदी अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो विक्रेता से यह अपेक्षा करता है कि वह क्रेता के नाम, खरीदार के नाम विक्रय विलेख सेल डीड निष्पादित करे और उस भूखंड का क्रेता को हस्तांतरण कर दे। परंतु जैसे ही विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जाता है, वो क्रेता को प्राप्त हो जाता है, क्रेता का व्यक्तिबंदी अधिकार सरबंदी अधिकार में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका आशय यह होगा कि कोई भी व्यक्ति क्रेता के भूखंड संबंधी अधिकार में, स्वामित्व में हस्तक्षेप न करे। तो इस प्रकार आज हमने वर्गीकरण, 3 प्रकार के वर्गीकरण के बारे में बात की है विधिक अधिकार से संबंधित। पहला पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। दूसरा सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। तीसरा सरबंदी तथा व्यक्तिबंदी अधिकार, यानी राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम। तो पूर्ण अधिकार न्यायालय द्वारा मान्य और प्रवर्तनीय होता है, परंतु अपूर्ण अधिकार न्यायालय द्वारा मान्य, विधि द्वारा मान्य तो होता है, परंतु न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में अपूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार में परिवर्तित हो जाता है। सकारात्मक अधिकार सकारात्मक कर्तव्य के समरूप है, यानी जिस व्यक्ति पर कर्तव्य आरोपित है उसे अधिकार के धारणकर्ता के लिए कोई कार्य करने के लिए बाध्य करता है। इसी प्रकार नकारात्मक अधिकार नकारात्मक कर्तव्य के समरूप है। इसमें कर्तव्य से आबद्ध व्यक्ति ऐसे कार्य करने से विरत रहेगा जो अधिकार के धारणकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। सकारात्मक अधिकार निश्चित रूप से लाभ के लिए होता है, जबकि नकारात्मक अधिकार हानि न होने देने के लिए होता है। इसके बाद सरबंदी तथा व्यक्तिबंदी अधिकार। सरबंदी अधिकार यानी ऐसा अधिकार जो संसार के समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, और व्यक्तिबंदी अधिकार यानी ऐसा अधिकार जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसे व्यक्तिबंदी अधिकार कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।